Hello everyone, welcome to EduTap. Today is the day one of the Concept Cracker series. We'll be starting with chapter one, that is the introduction to accounts. Okay, so basically in this introduction to accounts, we'll be talking about the main small concepts, terms of accounts. So even if you are from a non-commerce background, right? So I'll be trying to make your concepts much clearer. And then we'll be starting with the MCQ, and on the basis of those MCQs we'll be understanding the concepts much better. Okay, so the first MCQ is that which of the following is the last step in accounting. So basically there are various steps in accounting. We'll be understanding each step, and then you will be able to recognize that, okay, what is the last step in accounting. So basically this is a very small simple question, and this was asked in your SEBI grade A exam also. Okay, so this simple question, let us understand what is the concept behind it. So basically when we understand the meaning of accounting, the definition of accounting, you'll understand the steps therein also. Accounting can be classified or therefore be defined as the process, okay, as a process of different steps. The first one is the identification. Basically, first of all, I have to identify, is the transaction that you are making, is it of financial character or it is qualitative in nature. So of course जब भी हम accounts की बात करें, so we have to go in numerals, right? क्वांटिटी में होनी चाहिए, कुछ मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए. सो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर. अब मैं बात करूं कि आपकी कंपनी है, XYZ कंपनी है, एंड उसने एक अपनी हायरिंग पॉलिसी चेंज कर दी. ठीक है, पॉलिसी ऑफ हायरिंग चेंज कर दी कि कैसे वो पहले हायर करते थे और अब कैसे वो एम्प्लॉयज को हायर करते हैं. तो क्या आपको लगता है कि मैं इसको अकाउंट्स में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्या मैं इसको इंक्लूड कर सकती हूँ, रिकॉर्ड कर सकती हूँ? सी, I cannot do that, right? But yes, if I say that from now on, my employees will get a 10% hike in their salaries, okay? And then when I pay them their salaries, so जो भी salary मैं उनको pay करती हूँ, वो quantitative nature की है. अगर मैं कहूँ कि I have paid to my salaries rupees 30,000, so can I say now this is of financial nature? Salary की payment करी है तो वो फाइनेंशियल नेचर की हो सकती है, पर अगर सैलरी में मैंने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, दैट इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल नेचर, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आइडेंटिफाई अ ट्रांजैक्शन विच इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर. देन आई हैव टू मेजर इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस कि क्वांटिफिकेशन होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? क्वांटिफिकेशन होनी चाहिए. कि ऐसा नहीं कि मैं कोई क्वालिटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शन को कह रही हूं कि वो अकाउंट्स में हम उसको इंक्लूड कर लें, नहीं, क्वांटिफाई होनी चाहिए. दैट मीन्स कि अगर मैंने सैलरी की पॉलिसी चेंज कर दी, ठीक है, या मैंने हायरिंग की पॉलिसी चेंज कर दी, या मैंने कोई रूल रेगुलेशन चेंज कर दिया, तो क्या मैं उसको इंक्लूड कर सकती हूँ? नहीं. लेकिन जब मैं किसी चीज को क्वांटिफाई कर सकती हूँ कि यस, आई हैव पेड अ सैलरी ऑफ दिस मच, और आई हैव डन अ एक्सपेंस ऑन माई एयर कंडीशनर में, उसकी सर्विसिंग कराई है, तो उसका एक्सपेंस क्या मैं क्वांटिफाई कर सकती हूँ? यस. ठीक है, अगर मैंने कोई सेल करी है, सेल ऑफ रुपीज 1000, अगेन कैन आई क्वांटिफाई दिस? यस, आई कैन क्वांटिफाई दिस. सो मेजरमेंट इज व्हाट, कि जब मैं किसी मॉनेटरी यूनिट में रुपीज में, डॉलर्स में उसको क्वांटिफाई कर सकूं, उसको मैं कहती हूँ मेजरमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आइडेंटिफाई, इज इट ऑफ फाइनेंशियल नेचर और नॉट, कि क्वालिटेटिव तो नहीं है. सेकेंड, क्या मैं उसको मॉनेटरी टर्म्स में कर सकती हूँ या नहीं. ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं कि मैंने कंप्यूटर्स का ऑर्डर दिया कि मुझे कंप्यूटर्स चाहिए अपनी फर्म के लिए. आई नीड 30 कंप्यूटर्स. ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो क्वांटिफाइड. 30 कंप्यूटर्स चाहिए, क्या मैं इसको क्वांटिफाई कर सकती हूँ? देखो, क्वांटिफाई कैसे करना है, उसको मॉनेटरी टर्म्स में करना आना चाहिए. ठीक है, उसको मॉनेटरी टर्म्स में करना है कि मेरे को कंप्यूटर्स चाहिए, 30 चाहिए, पर उसकी कॉस्ट क्या आएगी? उसकी कॉस्ट आएगी कुछ 15 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो 15 लाख रुपीज उसकी कॉस्ट आएगी, ये मैं क्वांटिफाई कर सकती हूँ. पर हाँ, मुझे 30 कंप्यूटर्स चाहिए, इसको नहीं कर सकती. सो हेंस मेजरमेंट भी देखना है कि आप क्वांटिफाई कर सको प्लस को मॉनेटरी टर्म्स में डाल सको. देन आई हैव टू रिकॉर्ड इट. Where to record it? In the books of accounts. Basically we have different books of accounts. One is, you can say, the income statement, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी हमारा, जिसमें हम सारे अपने एक्सपेंसेस को, रेवेन्यूज को, सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि क्या हमारे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट या लॉस हुआ है. और एक होती है हमारी बैलेंस शीट. ओके, ये बहुत इंटरचेंजेबली हम ये वर्ड यूज करेंगे. बैलेंस शीट में हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को
रिकॉर्ड करते हैं। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है कि एसेट लाइबिलिटीज क्या होते हैं तो दैट्स फाइन, अभी इसी वीडियो में हम आगे चल के इसको करेंगे। बट अभी याद रखो कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं उन ट्रांजैक्शंस की जो फाइनेंशियल होती है नेचर। अब मैंने कह रही हूँ कि मैंने सेल्स करी ऑफ ₹1000, क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ? यस। So basically after identification and measurement, I will now record this in the books of accounts, where in the profit and loss statement or in the balance sheet, wherever it is applicable. ठीक है? And then the last step, that is the communication. Now communication to whom? To the interested users. अब users कौन कौन होते हैं? ठीक है, इन यूजर्स हमारे कुछ इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस में ही रह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज हो गए, है ना, और या फिर हमारा सीए हो गया, टॉप लेवल मैनेजर्स हो गए, या फिर कुछ लोग होते हैं जो बाहर के होते हैं, जैसे कि हमारे टैक्स अथॉरिटीज वाले। क्या उनको हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने में इंटरेस्ट होगा? ऑफ कोर्स होगा, देखना है ना उनको कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, टैक्स इस पे लगाएं कि नहीं लगाएं। तो इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट करना है अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। सो आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट स्टेप, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, दीज आर द 4 स्टेप्स। आगे भी पढ़ लेते हैं अपनी डेफिनेशन को। रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स का बेसिक मतलब तो यही है कि वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। ऐसा कोई भी इवेंट जो फाइनेंशियल नेचर का हो और मॉनेटरी टर्म्स में उसको हम गिन सकते हो, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई एक बिजनेस फर्म हो, कोई एंटरप्राइज हो, कोई कंपनी हो, ठीक है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन हो, लेकिन जैसे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, चाहे वो एनजीओ ही क्यों ना हो। ठीक है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें पार्ट ले सकती है। अकाउंट्स तो सबके लिए है ना, अकाउंट्स तो सबको बनाना चाहिए, एनजीओ को भी। बल्कि हम अगर हम बात करें कि शायद आप भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुछ अकाउंटिंग करते होगे कि मैंने इसको इतना पैसा देना है या इससे मुझे इतना पैसा लेना है। सो दिस इज अकाउंटेंसी, है ना, इसको हम कहते हैं कि रिकॉर्डिंग करना, अपना बही खाता बनाना। सो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट कंपनी ही क्यों ना हो, टू द, ठीक है, टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी यूजर, चाहे बाहर के हो चाहे वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको हमने कम्युनिकेट करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। नाउ इफ आई हैव टू मेक यू आंसर दिस क्वेश्चन, बड़ा इजी लगेगा अब आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप इन अकाउंटिंग? Communicating to the interested parties, analyzing, measurement, identification of the economic events, or none of the above? So yes, the answer is communicating to the interested parties. All right, so the answer is option A. Easy. Okay, moving on to the next question. Dash means quantification of business transactions into financial terms by using monetary units. कि क्या करना है? क्वांटिफाई करना है अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, अपने ट्रांजैक्शंस को जो हमने डे टू डे लाइफ में करी है अपने बिजनेस में, ठीक है, इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग एनी मॉनेटरी यूनिट, जैसे कि कोई रुपीज हो गया, डॉलर्स हो गया, यूरोज हो गया, जो भी आप यूज कर रहे हो। ठीक है, सो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? क्या रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग मीन्स क्वांटिफिकेशन? नो। कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स? नो। आइडेंटिफाइंग तो हो गया कि फाइनेंशियल नेचर की है कि नहीं, ठीक है, क्वांटिफिकेशन तो नहीं होता। इसका मतलब मेजरमेंट? यस, मेजरमेंट मीन्स टू क्वांटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, राइट। तो अगर आपको अब फटाफट से आंसर आ गया है तो दैट मीन्स आपको एक छोटा सा कंसेप्ट, द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, एटलीस्ट मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आपको क्लियर हो गया। मेजरमेंट इसका सही आंसर है, एंड अकाउंटिंग के तो ये सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन डी। बट चलो हम इसमें जो सारी हमने अभी करी हैं वो हम फिर से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब टू आइडेंटिफाई द इवेंट्स टू बी रिकॉर्डेड, राइट, आइडेंटिफाई विच इवेंट्स टू बी रिकॉर्डेड, फाइनेंशियल नेचर की हैं वो कि नहीं। देन मेजरमेंट, टू क्वांटिफाई, ठीक है, कि क्या हम उसको मॉनेटरी यूनिट में कर सकते हैं कि नहीं, है ना। जैसे कि मैंने वो एग्जांपल लिया था कंप्यूटर्स का, 30 कंप्यूटर्स बाय करे तो क्या मैं इसको क्वांटिफाई कर सकती हूँ? क्वांटिफिकेशन तो है, 30 कंप्यूटर्स हैं, लेकिन इसकी वैल्यू मॉनेटरी यूनिट्स में होनी चाहिए कि ये इसकी जो वैल्यू है वो 15 लाख है, तो यस, इसको क्वांटिफाई कर सकती हूँ। देन रिकॉर्डिंग इट, अब रिकॉर्डिंग करनी है ट्रांजैक्शंस की, कहाँ पे? पीएनएल में या फिर बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में या फिर बैलेंस शीट में, ठीक है। लेकिन अब एक चीज याद रखनी है, जब भी हमने
उसको डालना है ना अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, तो वी ऑलवेज हैव टू डू इट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड क्रोनोलॉजिकल? क्रोनोलॉजिकल मीन्स कि अगर कोई ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को हुई, ठीक है, हमने रिकॉर्ड कर ली, देन 8 जनवरी को कोई हमारी ट्रांजैक्शन हुई, हमने वो भी रिकॉर्ड कर ली, लेकिन फिर हमें याद आया कि 5 जनवरी को भी एक ट्रांजैक्शन हुई थी, सेल हुई थी गुड्स की, मैंने करी थी राम को. नाउ क्या मैं कर सकती हूँ कि पहले 1 कर लिया, फिर 8, फिर 5 कर लिया? नहीं, इसको हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होनी चाहिए. 1 के बाद 5, उसके बाद आपका 8. ठीक है, मतलब कोई भी डेट है तो वो आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए. ठीक है, तो ये याद रखना है, जब भी रिकॉर्डिंग होगी तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी. देन कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड यूजर्स, वेरी वेरी इजी कि उसको कम्युनिकेट करना है टू दोज यूजर्स जो इंटरेस्टेड हैं, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उनको कोई यूज आएगा. जैसे कि टैक्स अथॉरिटीज, वो देख पाएंगे कि आप प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, किस टैक्स स्लैब में आप आ रहे हैं. तो कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, right? So I hope this is very very clear. So the answer to this is dash means quantification of business transactions into financial terms into by using monetary unit, that is measurement, already discussed. So the answer is option D. लेकिन ये तो easy हो गया आपके लिए. अब next वाला बताओ, बहुत important again, very very important again. Events are recorded in the books of accounts in monetary terms, right? And in a dash manner. Which manner? हम रिकॉर्ड तो करते हैं, लेकिन कौन से मैनर में? रिस्पेक्टफुल, हैवजार्ड, डायगोनल, डाउनवर्ड या क्रोनोलॉजिकल? बहुत ही इजी आंसर है इसका, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम उसको करते हैं. इजी, आई डोंट थिंक सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन हियर. द आंसर इज ऑप्शन ई. नेक्स्ट, which of the following events is not recorded in accounting? Can you now identify? Let us see if you will be able to identify. ठीक है, मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर होना चाहिए. Change in the managerial policies of the company will be recorded in the accounts. So there is a change in the managerial policy. Rules and regulations change हो गए, तो क्या आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो अपने अकाउंट्स में? नहीं कर सकती मैं, है ना, क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर का नहीं है. अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू पर्सन, न्यू एम्प्लॉय विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग. नो, why? Again, I cannot quantify, but yes, if I pay him the salary, then I'll be able to do it. See, payment of salary will be recorded. Yes, because here I can quantify plus monetary unit में भी कर सकती हूँ. So hence I can record this, right? So yes, इसका आंसर क्या होगा? हमें बताना है कि not recorded in accounting. So the answer should be A and B. So the answer is option D, both A and B, right? Easy. Moving on. Dash means decision makers must interpret in accounting information correctly. कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो हमारा XYZ लिमिटेड है, कंपनी है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रही है, जो सामने वाला यूजर है, ठीक है, that must interpret the accounting information correctly, because यही तो डिसीजन मेकर होगा ना. जैसे मैं अभी भी एग्जांपल टैक्स अथॉरिटीज का ले लेती हूँ. टैक्स अथॉरिटी डिसीजन मेकर पे है कि नहीं है? दे हैव टू मेक अ डिसीजन ना इन विच टैक्स लैब विल दे कीप यू. टैक्स लगाना भी है कि नहीं? सो बेसिकली आर दे द डिसीजन मेकर्स? कुछ हद तक तो यस. सो ऑफ कोर्स दे आर द यूजर्स. तो हेंस मैंने ये बताना है कि डैश मीन्स दैट द डिसीजन मेकर्स और द यूजर्स मस्ट इंटरप्रेट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन करेक्टली. कम्युनिकेबल, रिलायबिलिटी, रेलिवेंट, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी. अभी ये टर्म्स आपने नहीं पढ़ी हैं, तो पहले इसको हम पढ़ेंगे. सो बेसिकली ना आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकाउंट्स के, ठीक है, कि आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए. सो द फर्स्ट वन इज द रिलायबिलिटी. नाउ एज द वर्ड सजेस्ट, आई शुड बी एबल टू rely on my accounting information. ठीक है, whatever accounting information I am providing in the books of accounts, in my profit and loss statement, in my balance sheet, दोनों पे ही मैं रिलाई कर सकती हूँ. रिलाई कब कर सकती हूँ आप बताओ? आप अपनी आपके पास कोई बुक्स हैं, आपके पास कुछ भी है, आपके पास न्यूज़पेपर है, आप कैसे उस चीज पे रिलाई कर लोगे कि हाँ जो ये बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है कि नहीं? कब कैसे रिलाई कर पाओगे? जब आपको ये पता हो कि वो उसका जो सोर्स है ना, सोर्स है वो एविडेंस के बलबूते पे ही बना है. अब एविडेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सेल करी ऑफ ₹1000,
ठीक है. नाउ ऑफ कोर्स आई विल हैव अ इनवॉइस ऑफ दिस. इनवॉइस होगा ना, कोई मैंने कुछ बनाया होगा, इनवॉइस बिल दिया होगा उसको कि मैंने हाँ 1000 रुपीज की कैश सेल्स करी है. अगर मैंने कुछ परचेजिंग करी है तब भी मुझे इनवॉइस मिला होगा. तो क्या है, वो भी एक हमारा एविडेंस है. तो जब मैं एविडेंस के बेसिस पे अपनी सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करूंगी तो ऑफ कोर्स एक तो वो फ्री फ्रॉम एरर होगी, कोई भी एरर नहीं होगा. 1000 के बदले मैं 10,000 नहीं डालूंगी, है ना ही उसमें कोई बायसनेस होगी. व्हाट इज बायसनेस? कि जब जो अकाउंट्स आपका बना रहा है, जो अकाउंटेंट है आपका बेसिकली, वो अपनी कोई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग या पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं डाल रहा उसमें. तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी सच कि वो उसमें ना ही कोई मिस्टेक होनी चाहिए, उस पर कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग से नहीं बल्कि जो अकाउंटिंग के पॉलिसीज हैं, स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से आपको अपने अकाउंट्स को बनाना है. एंड इट शुड फेथफुली रिप्रेजेंट व्हाट इट इज मेंट टू रिप्रेजेंट. कि वो फेथफुल होना चाहिए कि हाँ, कि अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है तो आई विल बी वेरी वेरी फेथफुल टू वॉट एवर आई एम शोइंग इट टू यू. सो रिलायबिलिटी और जो आपका वेरीफिएबिलिटी है ना, ये बहुत हैंड इन हैंड चलता है. आप तभी रिलाई कर पाओगे जब आप वेरीफाई भी कर पाओगे, जब आप एविडेंस भी होगा. ओके, जैसे लॉ है ना आपका, वैसे ही अकाउंटिंग लॉ भी है. ठीक है, कि अगर आपके पास उसका एविडेंस होगा तो वही तब भी माना जाएगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन जो है वो सच में हुई है और सही है. देन रेलिवेंस. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज रेलिवेंस. दैट जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट शुड बी अवेलेबल इन टाइम. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अवेलेबल इन टाइम? कि कोई इंफॉर्मेशन है मुझे मार्च 2026 में चाहिए, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो मुझे 31 मार्च 2026 से पहले पहले चाहिए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मुझे अप्रैल में मई में मिल रही है. ओके, मई 2026 में मिल रही है. तो क्या वो मेरे लिए सही है? क्या मैं उससे प्रेजेंटली जो मुझे डिसीजन लेना है क्या मैं ले पाऊंगी? नहीं ले पाऊंगी. सो बेसिकली आपका जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी अवेलेबल इन टाइम. ओके, ऐसा नहीं है कि वो बाद में मिल रहा है आपको या बहुत पहले मिल गया है, नहीं. इट शुड बी अवेलेबल इन टाइम सो दैट जो भी प्रेजेंट डिसीजंस हैं, फ्यूचर डिसीजंस हैं, वो सही से लिए जाएं. देन अंडरस्टैंडेबिलिटी. अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स कि जब आपका जो यूजर है, ठीक है, यूजर जो भी है आपका, चाहे वो कोई टैक्स अथॉरिटी का बंदा है, कोई इंटरनल यूजर है, कोई मैनेजर है आपका, ठीक है, अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उसको इंटरप्रेट वैसे ही करे, उसको वो इंटरप्रेट वैसे ही करे जैसे आप चाहते हो कि हाँ मुझे ऐसे ही उसको इंटरप्रेट कराना था. फॉर एग्जाम्पल, आप एक अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, यू आर राम एंड यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन नेम्ड एज श्याम. ओके, नाउ ये आप कम्युनिकेशन के चैनल में भी पढ़ोगे, है ना. अगर आप राम हो और शाम से आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या ये चाहोगे कि शाम को वही बात समझ में आए जो आप उसको कन्वे करना चाहते हो? ठीक है, आप उसको पार्टी में बुला रहे हो शाम को डिनर पे, और शाम को ये समझ में आना चाहिए कि डिनर जो है वो 8 बजे शुरू होगा राम का, है ना. तो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज कि आप जो इंफॉर्मेशन उसको देना चाहते हो वो आप क्लियरली प्रेजेंट कर पा रहे हो उसको कि नहीं. तो दिस इज नोन एज अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि जो भी इंफॉर्मेशन सामने वाला है वो उसको इंटरप्रेट सही से कर पा रहे हैं कि नहीं. देन कंपेरेबिलिटी. जो भी आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हैं, यू शुड बी एबल टू कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर. ओके, सो दैट मीन्स योर फॉर्मैट्स should be such, your format of your accounting statement should be such that it should be comparable. Okay, and if you want to compare it with someone else also, some other businesses also, you should be able to compare it. Because अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाओगे, so you will be able to compare it with someone else's also, else's profit and loss statement, else's balance sheet. अपनी पोजीशन को देख पाओगे कि उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, उसके एसेट्स, उसके लाइबिलिटीज क्या हैं और आपके क्या हैं. सो यू विल बी एबल टू कंपेयर. अब कंपेयर आप करोगे कैसे? जब आपका कॉमन फॉर्मेट होगा, ठीक है, कॉमन फॉर्मेट होगा, कॉमन करेंसी आप यूज कर रहे होगे, तो कॉमन मेजर यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी आपका सेम होना चाहिए कि कैसे उसको क्वांटिफाई कर रहे हो, एंड द फॉर्मेट वो भी आपका सेम होना चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे, राइट. नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी बेसिकली क्या होता है कि आपके पास ना कोई मतलब कुछ कॉस्ट निकालने के लिए या फिर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, आई होप सबको पता हो डेप्रिसिएशन क्या होता है. आपके पास कार होगी, कोई स्कूटर होगा, आपको पता है वो हर साल डेप्रिशिएट कर जाता है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो हर साल गिरती रहती है थोड़ी 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 थोड़ी. तो बेसिकली ना डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं
कि आप कोई भी मेथड यूज करके डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर यूसेज, योर विल, ठीक है, आपका क्या प्रोडक्ट है उसके हिसाब से। तो अगर आपने कोई मेथड चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने मेथड ए चूज कर लिया, ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं, उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने मेथड ए चूज कर लिया, तो आई शुड बी कंसिस्टेंट इनफ कि एवरी ईयर आई बी यूजिंग दिस मेथड ओनली, आई विल नॉट बी चेंजिंग द मेथड, ओके। सो दिस इज डेप्रिसिएशन, दिस इज की कंसिस्टेंसी, कि once you choose a method you will be keep choosing that. Then is verifiability. What do you understand by verifiability? Now I told you reliability and verifiability go hand in hand. That means अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन अपने अकाउंट्स में डाल रही हूँ तो मेरे पास उस चीज का एविडेंस होना चाहिए. आई शुड बी एबल टू reproduce whenever it is asked, ओके. एंड जब भी आप अपना अकाउंटिंग, कोई और आपका ऑडिटर आया है, ऑडिटर पता है कौन होता है, कि जो बाहर से कोई एक्सटर्नल बंदा आएगा, चेक करेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. वंस ही इज चेकिंग, सो ही शुड बी एबल टू प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स एज यू. सो इफ देयर इज अ चेंज इन द रिजल्ट्स, सो ही विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज सम मिस्टेक, तो रिलाई नहीं कर पाएगा आपकी इंफॉर्मेशन पे. सो इट शुड बी वेरीफिएबल. इट शुड बी वेरीफिएबल थ्रू द एविडेंस ऑफ व्हाट, इनवॉइसेस, आपके इनवॉइस हो गया, आपके वाउचर्स हो गए, ठीक है. सो आप, दिस इज वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. 6 हैं आपके: रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, वेरीफिएबिलिटी. अब याद करने को ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारे लाइन वाइज याद होने चाहिए या कैसे, अपन मीनिंग समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए कि यस ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का करेक्टरिस्टिक है या नहीं, ठीक है. Now answer this question. Try to answer this question. Dash means decision makers must interpret the accounting information correctly. Communicable. Communicable होना चाहिए? नहीं. Reliable. Reliable का मतलब क्या होता है? Reliable का मतलब तो होता है कि हाँ, free from any mistake and biasness. तो ये तो नहीं है. Relevant. It should be relevant in time. कि जब मुझे चाहिए तब वो होना चाहिए. ये भी नहीं होगा. Understandability. That the information should be understandable, interpretable by the user. So hence option D is the correct answer. Comparability क्या होता है? Comparability होता है कि जब मुझे किसी और फाइनेंशियल कंपनी से या अपनी पिछली फाइनेंशियल रिपोर्ट से कंपेयर करना है, so comparability भी नहीं होगा. So the answer is understandability. Next, to be relevant. To be relevant, the information must be available in. ओके तो इसको ना आप उसी हिसाब से याद करो कि जैसे लॉ में हो सकता हो कि क्या इंफॉर्मेशन अगर वर्बली है आपके पास तो क्या उसको एक अच्छा एविडेंस माना जाएगा? नहीं. नो. क्या वो अगर राइटिंग में है तो क्या उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी? यस. उस पर हम रिलाई कर सकते हैं. यस. तभी हम कहते हैं ना इनवॉइसेस बनवाओ, बिल्स बनवाओ, किसी पे ऐसे ही नहीं भरोसा करना. तो यस, राइटिंग में होना चाहिए आपके पास. टू बी रेलिवेंट, योर इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन राइटिंग, नॉट इन शॉर्ट टर्म्स. हमेशा आपके पास कितने साल का डेटा संभाल के रखते हैं अकाउंटेंट्स. अबंडेंस भी चलो ठीक है, हम कह सकते हैं कि होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास तो मटीरियल इंफॉर्मेशन छुप जाएगी कहीं पे, है ना. सो राइटिंग इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, a dash information should be free from any error and biasness and faithfully represents what it is meant to represent. So anything which is free from error and bias, वो क्या होगा? Lengthy, ये तो बिल्कुल ही incorrect है. Reliable, so the information should be reliable and it should be free from any mistakes, है ना. So the answer is option B. Comparable is when we have to compare the statements. Short, ये भी incorrect हो गया. So the answer is reliable, option B. I hope this is now easy for you to understand. Next, which of the following is not an asset? Not, again, machinery, building, creditors, cash. So basically for this you have to again understand one more important concept in accounting, that is asset. Okay, so the ones who are from the commerce background, they'll be able to easily answer this. But अगर आप non commerce background के हो तो तब आप देखो कि क्या होता है एसेट. बेसिकली एसेट इज अ रिसोर्स, ठीक है. इट्स अ रिसोर्स. बेसिकली आपने कोई मशीन खरीदी अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं, आप कपड़े स्टिच करते हैं, तो उसके लिए आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है. तो ये एक रिसोर्स है आपके लिए जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो,
रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो का मतलब है कि सेल्स जनरेट कर सकते हो, पैसा और बना सकते हो. सो ऐसा कोई रिसोर्स जिससे आपको इकोनॉमिकली और एक्स्ट्रा बेनिफिट हो, फाइनेंशियली और बेनिफिट हो, तो उसको हम कहते हैं एसेट. ठीक है, अगर मैं बिजनेस की टर्म्स में बोलूं तो बिजनेस को बेनिफिट हो. हाँ, एसेट तो हमारे लिए आपके पास अभी आप अगर आप अपने पॉकेट्स में देखो तो आपके पास क्या क्या है. आपके पास एक मोबाइल फोन होगा, हो सकता है आपके पास थोड़ा कैश हो. सो वो बेसिकली आपका क्या है, आपकी जरूरतमंद में आने में कोई काम होगा ना. मतलब कोई अगर कोई मुश्किल आ जाए तो उसमें हेल्प करेगा कि नहीं, आपको कैश स्पेंड करने में काम आएगा, कुछ और खरीदने में काम आएगा. हो सकता है आप उसको इन्वेस्ट करने में काम आ जाए, तो हो सकता है ना कि वो आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट दे दे. ठीक है, सो ऐसी कोई चीज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, ठीक है, चाहे वो किसी इंडिविजुअल के पास है, कॉर्पोरेशन के पास है, कंट्री के पास है. अभी हम बिजनेस की बात करेंगे तो यस, बिजनेस के बात है. ओन्स और कंट्रोल्स, चाहे वो ओन कर रहे हो या फिर वो कंट्रोल कर रहे हो. कंट्रोल का बेसिकली मतलब है लीज पे ले लिया. कई बार हम लैंड ले लेते हैं ना लीज पे, या मशीन हमने लीज पे ले ली, तो उस पे कंट्रोल तो होता है हमारा, उसको हम चलाते हैं अपने अकॉर्डिंग, विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल गिव अस फ्यूचर बेनिफिट्स. सो फ्यूचर बेनिफिट देगी ये मशीन. फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया, आपने लिए बिजनेस के लिए आपने कोई मोबाइल फोन ले लिया, तो वो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, कनेक्ट कराने में हेल्प करेगा फ्रॉम योर विद योर कस्टमर्स, क्लाइंट्स एंड एक्सेट्रा, है ना. So these are your assets. So assets are of two types. One is fixed assets and one is current assets. So what are fixed assets? Fixed assets are basically all those assets who have a life of more than 1 year. More than 1 year basically. अच्छा, अब मैं बात करूं, आपके पास मोबाइल फोन होगा, बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल फोन जो होगा वो 2 साल पुराना होगा, 3 years और 4 years और सो ऑन, है ना. तो आपके पास जो मोबाइल फोन है वो बेसिकली मोर देन 1 year के लिए यूज होता है. सो दैट इज योर एसेट. फिक्स्ड एसेट है जो आपको आपको बहुत सालों तक फ्यूचर बेनिफिट देगा. ठीक है, फॉर मोर देन 1 year. बट यस, व्हाट इज द करंट एसेट? करंट एसेट इज एनी एसेट विच इज फॉर लेस देन 1 year, और यू कैन से विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इन लेस देन 1 year टू कैश. ठीक है, जैसे कि इसमें मैं एग्जांपल ले लूं तो कैश ही को मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, या फिर कैश इन हैंड, या फिर बैंक में कोई कैश पड़ा है, एफडी पड़ी है आपकी कोई, तो क्या उसको इजीली आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हो? मैं आज कहूँ कि मुझे एफडी से पैसे चाहिए अपने, तो करा सकते हो. यस, अब तो डिजिटलाइजेशन हो गया, अभी भी कर सकते हो रात को बैठ के भी. सो यस, इफ इन लेस देन 1 year you will be able to convert this into cash. So these are fixed assets and current assets. Now examples of assets क्या क्या हैं? कैश है आपका, फर्नीचर भी बहुत सालों तक काम आता है आपका, 1 साल में ले लिया तो ये क्या हो गया, ये फिक्स्ड एसेट हो गया आपका. यू कैन जस्ट क्लासिफाई ऑल्सो साथ साथ. प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? बेसिकली आपने सुना होगा वेरका प्लांट, मिल्क प्लांट. सो दीज आर बिग इंफ्रास्ट्रक्चर्स थ्रू विच यू जनरेट रेवेन्यू, जिससे आप मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हो, जिससे कि आपकी सेल्स होगी. मशीनरी, उसमें बड़े बड़े मशीन्स लगाना, छोटी भी टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब भी आपका एसेट्स का ही पार्ट होता है. व्हीकल्स, कोई कार ले ली, ट्रक ले लिया, वो भी आपका फिक्स्ड एसेट ही होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स कार भी आप काफी सालों के लिए यूज करते हो, ट्रक भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन एनी बिल्डिंग, again building is also a fixed asset, because once you take a building for your business, for your any purposes, so hence you keep it for more than 1 year. Then stock क्या है? बेसिकली आपका स्टॉक इज योर इन्वेंट्री. नाउ इन्वेंट्री ना बेसिकली इट इज योर करंट एसेट. नाउ आई टेल यू why it is a current asset. Basically this inventory will help you generate future revenue. Is that so or not? Your stock, your inventory that is kept in your store, you will sell it somehow. If you are in a manufacturing trading business and there is some stock that is kept in your business, so it will help you to earn revenue, right, in future. So why is it current asset? But क्योंकि we suppose that inventory should be replenished easily, जल्दी जल्दी उसको बेचना है हमें, तो हमें कोशिश करनी कि विद इन 1 year हम उसको बेच दें. इवन इफ और नया सामान आ जाए, पर वो और नया आएगा ना, पुराना वाला हम निकालते जाएंगे फटाफट, तो उसको हम कहते हैं करंट एसेट. देन एनी इक्विपमेंट, एनी टूल, इक्विपमेंट, है ना, मशीनरी के साथ साथ ही आ जाएगा, वो भी आपका फिक्स्ड एसेट ही होता है, बिकॉज उसको भी आप काफी साल तक लेते हो काम में. कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सब भी आपके एसेट्स हैं. नाउ these are your assets. Okay, now answer this question. Which of the following is not an asset? मशीनरी एसेट है, यस, रेवेन्यू जनरेट करके देगी. बिल्डिंग एसेट है, यस,
ये भी आपको अगर आप इसमें कोई फैक्ट्री चला लो, कुछ भी कर लो, तो ये भी रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। प्लस एक एसेट तो है ही, वैल्यू भी बढ़ेगी, इकोनॉमिक वैल्यू है इसकी। क्रेडिटर्स आई होप अभी आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, दैट्स फाइन, अभी इसको छोड़ दो। एंड कैश, कैश भी आपका एसेट ही है। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर मैं अभी कोशिश करूं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। वरना अगर जब आपको पता लग जाएगा क्रेडिटर्स भी क्या होते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब मैं आपको इस वर्ड पे भी लेके जाती हूँ, क्रेडिटर्स। एक वर्ड होता है आपका डेटर्स, ठीक है। नाउ डेटर्स हैं आपके और एक है आपका क्रेडिटर्स, ठीक है। क्या होता है ये डेटर्स, कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डेटर्स, डेटर्स ना बेसिकली आपको सीधी सीधी बताती हूँ कि ये एक एसेट है आपका। कैसे है एसेट? डेटर्स कौन होते हैं? आप एक पर्सन हो राम, ठीक है, एंड देर इज वन पर्सन नेम्ड एज श्याम, ठीक है। अब श्याम ने ना कुछ आपसे परचेज किया, शाम ने कुछ आपसे परचेज किया, लेकिन कहा कि मैं पैसे जो है वो आपको कल दे दूंगा, ठीक है, पैसे जो है आपको कल दे दूंगा। तो राम के लिए शाम जो है वो एक डेटर है। क्या है? एक डेटर है। क्यों? बेसिकली इसने आपसे परचेज किया, इसने आपको पैसे देने हैं, ठीक है, इसने आपको पैसे देने हैं, अभी नहीं दिए लेकिन फ्यूचर में देगा, फ्यूचर में देगा, तो उम्मीद है कि इससे पैसे आएंगे। तो किसी से उम्मीद हो कि इससे पैसे आएंगे तो वो आपके लिए एसेट हो गया, कल को जरूरत के टाइम पे उससे जाके पैसे ला सकते हो। सो दैट इज योर डेटर। अब क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर होते हैं जिनको आपको पैसा देना है, तो इसको हम कहते हैं लायबिलिटी। क्या कहते हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? बेसिकली अगेन दो फ्रेंड्स हैं, राम है और है एक बंदा श्याम, ठीक है। अब आप ये सोचो कि आपने जो है इसको कुछ क्या कहेंगे, आपने अब परचेज किया, ठीक है, अब आपने इससे परचेज किया, किससे? शाम से, ठीक है। और आपने कहा कि मैं तुझे ना कल पैसे दे दूंगा, मैं तुझे कल पैसे दे दूंगा। तो शाम कहता ठीक है, मैं तुझे मुझे कल पैसे दे दियो। तो अब शाम को उम्मीद है कि कल उससे पैसे आएंगे, ठीक है, और राम को है कि मुझे इसको पैसे देने हैं। राम ने शाम को पैसे देने हैं। सो इन दिस केस व्हेन ही हैज टू गिव हिम द मनी, सो इसके लिए शाम अब क्या हो गया? शाम हो गया एक लाइबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन हो गई सर पे कि ये मैं इसका कर्जदार हो गया हूं, आई हैव टू गिव हिम मनी, राइट। सो राम ने अब शाम को पैसे देने हैं, इसीलिए शाम क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया। किसके लिए? राम के लिए। तो दोनों ही केसेस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आप मुझे बताओ शाम के लिए इस केस में, ठीक है, इस वाले केस में शाम के लिए, ठीक है, राम क्या है? शाम के लिए फॉर दिस पर्सन नेम्ड द श्याम, हु इज राम? अ डेटर और अ क्रेडिटर? ही इज अ creditor. क्यों? Because Sham has to give him money. So for Sham, Ram is now a creditor. He is a creditor. Do you understand here? Now इधर जब हम राम ने कुछ परचेज किया है शाम से, तो शाम को उम्मीद है कि राम पैसे देगा। तो for Sham, Ram is what? Ram is a debtor in this case. Do you understand the difference? Okay, this is creditors and debtors. तो यहां से आपको छोटा सा और कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is a current asset? Now you know what is a current asset that can be easily converted into cash within 1 year. 1 year. Next इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। लैंड, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, फर्नीचर। लैंड क्या है? दैट इज केप्ट फॉर मोर देन 1 year, सो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। बिल्डिंग भी आप मोर देन 1 year के लिए रखते हो, ये भी नहीं होगा। इन्वेंट्री तो है वो बार बार चेंज होती रहती है, और वो हम कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हमने बेचना है, जो भी स्टोर में सामान पड़ा है। सो यस, इन्वेंट्री इज व्हाट? इट इज अ करंट एसेट। और इसको बेसिकली अगर वो नहीं भी बिक रही है तो हम स्क्रैप में बेच सकते हैं और लिक्विड मनी ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, है ना। फर्नीचर को भी आप बहुत सालों तक रखते हो, सो हेंस दिस इज ऑल्सो अ फिक्स्ड एसेट। आई होप आंसर इज क्लियर टू यू, वेरी वेरी क्लियर। बहुत जल्दी आपने आंसर कर लिया होगा। द आंसर इज option C. Next, last question. Which liability is payable after more than 1 year? Let us first understand what is a liability.
ऑल्दो मैंने आपको थोड़ा सा तो बता दिया है, पर लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी इज बेसिकली एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन है कि कल को मुझे इसको पैसे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी XYZ, नाउ XYZ इज सेइंग कि मुझे ABC को पैसे देने हैं, ABC लिमिटेड को पैसे देने पड़ेंगे। तो XYZ के सर पे एक बोझ है ना, ठीक है, कि एक ऑब्लिगेशन है कि आई हैव टू पे हिम मनी। सो फॉर हिम, for this company XYZ, ABC Limited is a creditor, okay, or you can say in better language it is a liability. It is a liability. So basically liability is what? It is an obligation that you have to pay in some time in future, maybe in more than 1 year or less than 1 year, okay. So they are basically the creditors claims on the firm's assets. So basically ये claim है किसका? creditor का, कि हाँ मैं कल को अगर मुझे पैसे नहीं मिलते हैं तो मैं आपका कैश ले जाऊंगा या मैं आपके कोई एसेट लेके जा सकता हूँ। तो बेसिकली आपका एक क्रेडिटर का क्लेम है ना। अगर आपने कोई पुरानी मूवीज कभी देखी हो तो उसमें क्या होता था कि वो पैसे नहीं दे पा रहा है, उसका टीवी ले गए, उसका फ्रिज ले गए, तो बेसिकली उसके एसेट्स पे उसका हक हो जाता है, ठीक है। तो चलो ये तो बात की बात हो गई। अभी हमें समझना है कि लाइबिलिटी होता क्या है। लाइबिलिटी क्या होता है? एक ऑब्लिगेशन होती है। अब दो तरह की होती हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और एक होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिसको हम कहते हैं करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। करंट लाइबिलिटी, अगेन द वर्ड करंट, सी स्पेसिफाई ऑन दैट, कि ऐसी लाइबिलिटी जो आपको विद इन 1 ईयर पे करनी है, विद इन 1 ईयर पे करनी है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और ऐसी कोई लाइबिलिटी जो आपको 1 ईयर के बाद भी आप पे कर सकते हो, 1 ईयर के बाद ही पे करनी है, चाहे 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, 1 ईयर में, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। लोन टेकन बाय अ कंपनी फॉर 10 years. So I have taken a loan, I have to pay him. I have taken a loan from HDFC Bank, for example. So HDFC Bank will be a liability on me that I have to pay this company. But I have taken this loan for 10 years. So because I've taken it for 10 years, so this is a long-term liability. It's a long-term liability. Raw material I have bought on credit, ठीक है, कुछ purchasing करी, for which the payment is to be made in 10 days. Only in 10 days I have to pay him. So this is what? This is a short-term liability, because I have to pay him within 1 year. Okay, I hope this is easy. Current liability and non-current. Current is short term, non-current is long term. Now with this you will be able to answer the question. चलो थोड़े से ऐसे शब्द वर्ड्स हैं इसमें जो डिफिकल्ट हो सकते हैं. Which liability is payable after more than 1 year? Okay, now basically तो मुझे लगता है बड़ा इजी होगा आपके लिए आंसर करना, बट स्टिल चलो. क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कौन होते हैं? बेसिकली जिसको आपने पैसा देना है, कुछ परचेज किया आपने, ठीक है। जैसे मैं शॉपकीपर के पास गई, मुझे कुछ चिप्स लेने थे, टॉफीज लेनी थी, पर अभी पैसे नहीं है, मैंने उनको बोला मैं कल आके दे दूंगी। सो मेरे सर पे अब क्या है? एक लाइबिलिटी है कि मुझे उसको पैसे देने हैं, तो ही विल बी माई क्रेडिटर. सो क्रेडिटर इज व्हाट? इट इज अ शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म है, या फिर आप इसको कह सकते हो करंट है, ठीक है. देन बिल्स पेबल. नाउ अगेन बिल्स पेबल इज वेरी सिमिलर. Okay, that is also mostly for less than 1 year. What is bills payable? Basically कि आपने कुछ परचेजिंग करी, कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया, एंड यू टेक टाइम ऑफ 3 months. मोस्टली ऐसा ही करते हैं जो होलसेलर होते हैं ना, मोस्टली वो 3 months का टाइम ले लेते हैं कि हाँ 3 month बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा. 45 days का टाइम पीरियड होता है. सो दिस इज व्हाट, वो एक ना बिल बना के दे देते हैं कि आपने बिल पे करना है. दैट इज नोन एज बिल पेबल, कि ये बिल मुझे पे करना है अभी. Hence, this is also current liability. Less than 1 year, 3 months में, 45 days में complete हो जाता है. बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आपके अकाउंट में 1,000 रुपए पड़े हैं, ठीक है, आपको यूज करने हैं 2,000. तो आप क्या कर सकते हो? बैंक को कह सकते हो कि मैं 2,000 यूज कर रहा हूँ, जो 1,000 में एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूँ, दैट इज ओवरड्राफ्ट. दैट इज ओवरड्राफ्ट. इसके ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट भी दे दूंगा और मैं आपको ये पे भी कर दूंगा. तो ये भी शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, बहुत जल्दी आपको पे करना पड़ता है. दिस इज ऑल्सो करंट. लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स. डिबेंचर्स को अभी आप मान के चलो लोन, ठीक है, ऐसे लोन्स हैं बेसिकली जो बहुत लंबे समय के लिए हैं, 10 years, लॉन्ग टर्म है बेसिकली. तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि लॉन्ग टर्म है, तो ये मोर देन 1 year के लिए होगा. आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है. सो दिस वाज इजी, बट ठीक है, आपको बहुत सारे और वर्ड्स भी पता लगे. क्रेडिटर्स क्या होता है, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिबेंचर्स को अभी आप लोन की तरह ही समझ लो, ठीक है.
नाउ विद दिस वी हैव डन सर्टन कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग होता क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसके दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स, एसेट लाइबिलिटीज, फिर क्रेडिटर्स डेटर्स भी आपको समझ में आ गए, जो पार्ट है आपके एसेट और लाइबिलिटी का, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है येट अगेन. सो विद दिस आवर फर्स्ट क्लास इज ओवर. डू राइट इन द कमेंट सेक्शन आपको क्लास अच्छी लगी, और कोई डाउट है तो वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आई विल बी रेडीली अवेलेबल टू आंसर. In the next session, I'll make sure that we have some homework questions as well, so that जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी तैयारी आपकी full fledged हो जाए. Thank you so much. Best of luck everyone, and I think keep rocking. अच्छा, उससे पहले मैं आपको अपने कुछ कोर्सेज के बारे में बता दूं कि कोर्सेज भी हैं आपके, ऑफ कोर्स, है ना. जो एडुटैप आपको ऑफर कर रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं अपने कोर्सेज के बारे में तो आप देख सकते हैं. सी, आप edutap.in पे जाएंगे, कोर्सेज के अंदर आप सेबी क्लिक करेंगे, ठीक है. सेबी आपको, या फिर कोई और एग्जाम की भी आप तैयारी करें तो वो देख सकते हैं. एंड देन आप इसके अंदर आप कोर्सेज दे सकते हैं, ठीक है. ये आपका एक गोल्ड कोर्स है, ठीक है, गोल्ड कोर्स है, और एक सिल्वर कोर्स है. दिस इज योर सिल्वर कोर्स एंड दिस इज योर गोल्ड कोर्स, ठीक है. सो गोल्ड कोर्स में आपका फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाती है, जिसमें लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, सारे नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, इंटरव्यू सेशंस भी मिलेंगे. और जो सिल्वर कोर्स है उसमें फेज 1 की तैयारी नहीं होती. जो फेज 1 में पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स हैं आपके क्यूआरई, वो आपका नहीं है इसमें, लेकिन फेज 2 और इंटरव्यू आपको मिलेगा. तो आपको ये देखना है कि आपके बेनिफिट का क्या है. अगर आपको फेज 1 की भी सही से तैयारी करनी है तो आप गोल्ड कोर्स ले सकते हैं, अपनी वैलिडिटी चूज कर सकते हैं. अभी फ्लैट 77% ऑफ भी चल रहा है, सो यू कैन यूज द कोड एंड ग्रैब द ऑफर्स. So thank you so much. Keep learning. Best of luck, guys. I hope you do really well in your exams.